हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीलोड माइंड विद एमएस एक्सेल के अंदर पार्ट 2 की बात करेंगे। तो आज क्या क्या स्टडी करने वाले हैं हम इस पार्ट 2 के अंदर, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पार्ट की तरफ जो हम आज करने वाले हैं। तो हम होम टैब की ही बात करेंगे इस पार्ट 2 के अंदर। हमारी कुछ ऑप्शनें पार्ट 2 के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले होम टेबल टैब के अंदर रह गई थी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फॉन्ट ऑप्शन हमने डिस्कस की, अलाइनमेंट ऑप्शन डिस्कस की, नंबर ऑप्शन, स्टाइल ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सेल्स ऑप्शंस और एडिटिंग ऑप्शंस हमारी कुछ रह गई थी ऑप्शंस जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं की। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये एक्सेल हमने ओपन कर ली है और आपको पता है एक्सेल का यूज हम कैलकुलेशन, डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस इसको फॉलो करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट एम्प्लॉइज की स्टेटमेंट है। आइए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉइज और उसके बाद यहाँ पे कोड हम डालेंगे एम्प्लॉइज का। तो यहाँ पे कोड डाल देते हैं जैसे 1001 और यहाँ पे 1002। तो हमें दो कॉलम में डालना है और इसको दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से ये ड्रैग करके इसको पूरा कोड यानी कि ड्रैग करके डाल देते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। आगे ये सैलरी है, एम्प्लॉइज की सैलरी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। डीए, डीए का मतलब डियरेंस अलाउंस, तो ये भी सैलरी का ही पार्ट होता है। अगर आपको ये डीए, टीए का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, तो ये एक सैलरी के साथ मिलता है। ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को सैलरी, डीए, टीए, एचआरए ये सब कुछ पे करती हैं। और आगे ये हमारी टोटल सैलरी और आगे ये हमने टैक्स डाल रखा है। तो ये कॉलम फालतू है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये नेट सैलरी हमने निकाली है और ये टोटल सैलरी हमने पहले ही फॉर्मूला लगा के निकाल लिया है। सम फॉर्मूला हमने सी कॉलम से लेकर यानी कि C2 से लेकर F2 तक का टोटल लगाया है सम फार्मूले से। और ये टैक्स जो डाला है हमने इस नेट सैलरी में, हमने G2 यानी कि ये जो सैलरी, सैलरी में से ये टैक्स माइनस किया है यानी कि G2 माइनस H2। ये आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है G2 माइनस H2। और इस तरीके से हमने ये नेट सैलरी निकाल ली है। तो ऐसे ये हमने एक स्टेटमेंट ऑलरेडी बना रखी है। इसके ऊपर हम आज की जो हमारी पेंडिंग इस होम टैब की ऑप्शंस हैं अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम इंसर्ट सेल्स की। तो यहाँ पे हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। तो अगर आप पहले बात कर लेते हैं इंसर्ट शीट रो की। जैसे मान लीजिए आपको एक रो की जरूरत है, तो आप अपने इस शीट के अंदर जो आपने ये डाटा एंटर किया हुआ है, स्टेटमेंट बनाई हुई है, जैसे हमें इस के ऊपर या नीचे हमें एक शीट चाहिए, तो आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट शीट रो के ऊपर क्लिक करना है। तो जहां पे आपने ये अपना कर्सर रखा था उसके ऊपर एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको नीचे चाहिए तो आपने इस तरुण गोयल के ऊपर रखना है, इंसर्ट के अंदर जाना है, इंसर्ट शीट रो के ऊपर क्लिक करना है, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हो रो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, अगर आप ऐड करना चाहते हो रो। और इसी तरीके से अगर आपको किसी कॉलम की जरूरत है, जैसे मान लीजिए आपको ऊपर किसी भी कॉलम की जरूरत है, जैसे टीए से पहले जरूरत है या एचआरए से पहले जरूरत है, तो जहां भी आपको जरूरत है वहां पे आपने कर्सर रख लेना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना है। यानी कि हम इंसर्ट शीट के अंदर एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो आप कई बार हम भूल जाते हैं इंसर्ट करना, तो आप इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से, रो भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी। और इसी तरीके से अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है यानी कि पूरी की पूरी शीट चाहिए, ये मान लेते हैं शीट भर चुकी है और आपको एक और शीट चाहिए, तो आप इंसर्ट शीट पे क्लिक कीजिए, तो एक नई शीट आपके लिए ये स्क्रीन के ऊपर ओपन कर देगा। नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है शीट 3। तो पहले हम ये शीट 2 के अंदर काम कर रहे थे और ये शीट 3 इसने हमारे लिए एक नई ओपन कर दी है। तो ऐसे हम ये शीट न्यू ओपन करते हैं। और इसी तरीके से अब बात करेंगे इंसर्ट सेल की। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है इंसर्ट सेल की। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हो, ये आपने डीए के ऊपर
ये अपना कर्सर रखा है DA। तो यहाँ पे आप एक नया सेल इंसर्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ पे नीचे हम कुछ वैल्यूज डाल लेते हैं तो आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। जैसे मैं कुछ ये इस कॉलम के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर ये जो D सेल है इसमें कुछ वैल्यू डालने जा रहा हूं अपनी तरफ से, ये आपको अच्छी तरह से इसकी कहानी समझाने के लिए। तो मान लीजिए आपको एक सेल इंसर्ट करना है, ये 400 जो आपकी वैल्यू है, ये 400 चाहते हो आप नीचे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आपको एक वैल्यू डालनी थी वो आप डालना भूल गए। ये 400 सेल में आप, जहाँ पे ये 400 वैल्यू है सेल में, आप यहाँ पे कोई और वैल्यू डालना चाहते हैं और आप चाहते हो ये जो वैल्यू है 400 और जो इसके आगे वैल्यू है ये एक एक स्टेप नीचे मूव कर जाएं। तो आपने 400 के ऊपर कर्सर रखना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट सेल के अंदर जाना है और ये आपसे पूछ रहा है कि आपको शिफ्ट करना है। आपने इसके अंदर सेल 4 ऑप्शन था इसके अंदर, तो आपने इसमें से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि ये जो वैल्यूज हैं शिफ्ट सेल डाउन, नीचे की तरफ सेल शिफ्ट कर दे, यानी कि जो यहाँ पे आपने कर्सर रखा था वो वैल्यूज एक एक स्टेप नीचे मूव कर गई हैं और इसने यहाँ पे हमें नई वैल्यू डालने के लिए सेल दे दिया है। तो आप ऐसे सेल डाल सकते हो। और इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आपने वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, रो वाइज लिखी हुई है, और आपने मान लीजिए ये 67 जहां पे लिखा है यहाँ पे कोई और वैल्यू डालनी थी, तो आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट सेल राइट आपने ओके कर देना है। तो वो 67 की जो वैल्यू थी और उसके आगे की जो वैल्यूज थी वो एक एक स्टेप आगे मूव कर गई हैं और यहाँ पे आपके नई वैल्यू डालने के लिए जगह बन गई है। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो जो भी आप ये वैल्यू डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे वैल्यू डाल सकते हो। और इसी के अंदर आगे जो ऑप्शन थी इंसर्ट सेल के अंदर, ये इंटायर रो इंटायर कॉलम की ऑप्शन है, यानी कि आपको अगर कॉलम या रो इंसर्ट करना है तो वो तो हम यहीं से कर सकते हैं, बाहर हमें अवेलेबल है इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो हम यहीं से इंसर्ट कॉलम और रो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ सेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक सो क्लियर है। तो अगली ऑप्शन है डिलीट की। ये जैसे आपने इंसर्ट किया वैसे ही अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी रो को, जैसे अभी हमने ये रो इंसर्ट की थी, तो जिस रो को आपने डिलीट करना है उस रो के अंदर कहीं पे भी आप अपना सेल इस कर्सर को रख लीजिए और आपने डिलीट में जाना है, डिलीट रो पे क्लिक करना है, आपकी रो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही डिलीट पे जाना है, जिस पे भी आप रखोगे डिलीट रो कर सकते हो। ऐसे ही ये अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो, इस कॉलम में आप अपना कर्सर कहीं पे भी रख लीजिए तो आप कॉलम डिलीट कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा कॉलम जो होते हैं अननेसेसरी कॉलम, ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप शीट डिलीट करना चाहते हो, जैसे हमने एक शीट बनाई थी, ये नीचे देखिए शीट 3, ये हमने शीट बनाई थी, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो शीट जो आप सिलेक्ट कर लोगे, एक्टिव कर लोगे, वो आप डिलीट शीट कर सकते हो। याद रखना है एक बार आपने शीट डिलीट कर दी तो वापस नहीं आएगी, इसलिए डिलीट करने से पहले ध्यान रखिए कोई आप इंपॉर्टेंट शीट डिलीट मत कीजिएगा। तो ऐसे आप शीट डिलीट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप सेल को किसी को डिलीट करना चाहते हो, जैसे ये देखिए ये जो 45 वैल्यू है हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं ये 400 609 654 ये एक एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर जाएं और ये 45 रिमूव हो जाए, यानी कि इस सेल को आपने रिमूव करना है। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट सेल में जाइए, तो ये आपको कहेगा शिफ्ट सेल अप, आपने ओके कर देना है। तो ये देखिए 45 वैल्यू भी गई, सेल भी गया, जो नीचे की वैल्यू थी एक एक स्टेप ऊपर आ गई है। ऐसे ही अगर आप ये 450 वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस डिलीट सेल में जाइए, तो ये शिफ्ट सेल लेफ्ट की ऑप्शन है, ओके कर दीजिए, तो 450 रिमूव हो गया, सेल भी रिमूव, और जो उसके राइट साइड वैल्यूज थी वो एक एक स्टेप मूव करके लेफ्ट की तरफ मूव कर गई हैं। तो ऐसे हम अपनी सेल की वैल्यूज को मूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को कहानी क्लियर हो गई होगी। तो ये डिलीट सेल, डिलीट शीट, ऐसे ही डिलीट सेल के अंदर ऑप्शन है इंटायर रो या इंटायर कॉलम को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हो। और ये ऑप्शन है डिलीट शीट की, रो की, ये यहाँ से भी आप रो कॉलम को डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो आप डिलीट शीट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अगली ऑप्शन है फॉर्मेट की। तो अगली ऑप्शन है फॉर्मेट की। फॉर्मेट का मतलब ये है कि हमने कुछ चेंजेस करनी है। तो अगर आप अपने सेल का
साइज यानी कि ये देखिए लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जैसे कि आप देख रहे हो, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से आप किसी भी रो की हाइट को इसके ऊपर क्लिक कीजिए, लेकिन पहले आपने वो रो सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी हाइट आपने इंक्रीज करनी है, जैसे 12th रो, 11th, 13। अगर आपने इकट्ठी रो सेलेक्ट कर ली, जैसे ये ऐसे आप इकट्ठी रो सेलेक्ट कर सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15, तो आप इनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट पे जाइए, तो आप इनकी हाइट को, जैसे ये देखिए रो हाइट 15, ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप 18 कर दोगे तो इन रोज की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप रो हाइट में जाके यहाँ पे वैल्यू कम डालोगे जैसे 10, तो इनकी हाइट यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे अपनी रोज की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आगे है ऑटो फिट रो हाइट। ये ऑटो फिट क्या करती है कि जितनी वैल्यू हमारी इसके अंदर है, ये उसके बेस पे इस रो कॉलम को अपने आप इंक्रीज डिक्रीज कर देगी। जैसे मैंने ये वैल्यू डाली, तो आप देख रहे हो ये वैल्यू अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमने रो की हाइट को डिक्रीज कर दिया है, ज्यादा डिक्रीज कर दिया है। तो आप इन रोज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आपकी वैल्यूज पड़ी हैं, और उसके बाद आप फॉर्मेट के अंदर जाइए, ऑटो फिट रो के हाइट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो जितनी आपकी वैल्यू है, ताकि आपको आपकी वैल्यू पूरी विजिबल नजर आए, तो उस बेस पे ये आपकी ऑटो फिट कर देगा रो की हाइट को। तो ऐसे हम ऑटो फिट कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी, तो यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। ये मैंने वैल्यूज डाल दी हैं और ये वैल्यूज डाल दी हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इनकी ये इतनी वैल्यू डाल दी। तो ये आपने मान लीजिए वैल्यूज डाल दी है, इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है वैल्यू, इसमें बहुत कम, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर आप इन कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो आप इन कॉलम की विड्थ को कॉलम की अपने बेस पे भी एंटर कर सकते हो। कॉलम विड्थ में जाइए, तो जितनी आप इसमें विड्थ डाल दोगे 15, 20, तो उसके बेस पे आपके कॉलम्स की विड्थ हो जाएगी, जैसे हमने रो के अंदर किया था। और अगर आप इसमें ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर दोगे तो जितनी वैल्यू उसके हिसाब से उसने कॉलम को फिट कर देना है। ये देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा, इसका कॉलम बड़ा है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम है इसके अंदर, तो इसका कॉलम थोड़ा छोटा, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, उसके बेस पे उसने कॉलम को छोटा कर दिया ताकि आपकी वैल्यू कॉलम में अच्छी तरह नजर आए। तो ये 666 इस कॉलम की वैल्यू भी उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी है। तो ऐसे आप अपने वैल्यूज के ही बेस पे अगर अपने कॉलम्स को एडजस्ट करना चाहते हो, ऐसे आप कॉलम्स की वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर है। जैसे ऊपर देखिए, अब ये वैल्यूज हमें अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रही, हम इन कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट टू कॉलम कर देंगे, सॉरी बेटा, हम ऑटो फिट टू कॉलम करेंगे, तो जितनी उसके अंदर वैल्यू है उस बेस पे हमें कॉलम मिल गए हैं, यानी कि उतनी कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो गई है। तो आई थिंक सो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि जो विड्थ इस एक्सेल के अंदर ऑलरेडी फीड की गई है, ये फीड की गई है 8.43, ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ को यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ से भी अगर आप इसको डालोगे 10, तो आप देखोगे इस कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ से डिफॉल्ट विड्थ में जाकर, बाय डिफॉल्ट 8.43 थी, तो आप यहाँ से अगर 20 करोगे तो ये देखिए बहुत आपके जितने भी कॉलम है, ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक ही कॉलम होगा, जितने भी कॉलम है आपके उनकी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है वो देख सकते हो। ये देखिए हमने ज्यादा विड्थ दे दी थी, तो सभी कॉलमों की विड्थ उसने इंक्रीज कर दी है। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 10, तो ये देखिए इसने सभी कॉलम की, आप कहोगे कि सर ये तो हो नहीं रही कॉलम, जो ये कॉलम है ये इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने इनको ऑटो फिट किया हुआ है। अगर आप सभी कॉलम को सिलेक्ट करोगे, ये देखिए मैंने इतने कॉलम सिलेक्ट कर लिए, तो ये इसके बाद आपने डिफॉल्ट विड्थ में जाना है। अगर आप यहाँ पे 8, 9 दोगे तो ये देखिए उसके बेस पे आपके कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहानी क्लियर है आपको, थोड़ी सी नई कहानी है, ध्यान से देखते जाइए। आगे है हाइड और अनहाइड। तो ये भी बड़ा नाम से ही पता चल रहा है, विजिबिलिटी है। हाइड और अनहाइड आप अपनी रोज कॉलम को कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मान लीजिए मैं अपनी रोज को हाइड करना चाहता हूँ, ये 2 रोज 4 और 5 रो को। तो आपने जिन रो को हाइड करना है
हाइड अनहाइड में जाना है। ये पहली ऑप्शन है, हमें रो को हाइड करना है, तो आप हाइड रो पे क्लिक कीजिए, तो ये रो आपकी हाइड हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी रो हाइड हो गई है। ऐसे ही आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हो। ये देखिए डी और ई कॉलम को मैं हाइड करना चाहता हूँ, आप हाइड में जाइए, हाइड कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। एक और बात याद रखनी है, जैसे ही आपने कॉलम को हाइड किया तो ये देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, तो ये हमें यहाँ से बता रहा है कि यहाँ पे आपका कॉलम पड़ा है डी और ई। अगर आप उसी समय इमीडिएटली साथ ही अनहाइड कर दोगे कॉलम को, ये अनहाइड कॉलम, तो उसी टाइम आपका कॉलम वापस भी आ जाएंगे, यानी कि हाइड करने से हाइड, अनहाइड करने से अनहाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार, अब ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर करने जा रहा हूं, ये मैंने हाइड किया कॉलम को, अगर ये देखिए ये ब्लैक लाइन बनी हुई है, अगर आपने ये एक बार ब्लैक लाइन हटा दी, यानी कि कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, वो आपका कर्सर था, ब्लैक जो था कर्सर था, अगर आपने उसको मूव कर दिया, अब आप उसको अनहाइड नहीं कर सकते। ये देखिए आपका कॉलम अनहाइड नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर अनहाइड नहीं होगा तो क्या हमारे कॉलम अब वापस नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, वापस ला सकते हो। यहाँ पे देखिए ये सी और एफ के बीच में ये जो लाइन है ये आपको थोड़ी सी डार्क नजर आ रही होगी, ये ब्लू कलर की लाइन जो बाकी लाइनों से, ये बी और सी में जो लाइन है, ए और बी में लाइन है, ये थोड़ी डार्क नजर आ रही होगी। यहाँ पे आपने अपना कर्सर लेके आना है, ये एरो बना लेना है, ये देखिए ऐसा एरो बनेगा, यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी जो हाइड कॉलम थे वो वापस आ जाएंगे। ऐसे ही रो में करना है, रो में ये 3 और 6 के बीच में ये डार्क लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे आपको अपना कर्सर लेके आना है, डबल क्लिक करना है, तो आपके ये कॉलम वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने रो कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, हाइड अनहाइड ऑप्शन के जरिए। अगली ऑप्शन है रीनेम की, अगली ऑप्शन है रीनेम शीट। अगर आप चाहते हो अपनी शीट को रीनेम करना, यानी कि नया नाम देना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी शीट को एक नया नाम दिया जाए, यानी कि ये जो नीचे लिखा हुआ है शीट 2, शीट 1, ये शीट 2 की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हो, तो फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे रीनेम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही रीनेम पे क्लिक करोगे आपका कर्सर जंप करके सीधा यहाँ पे शीट 2 पे आ गया, ये ब्लैक कलर यानी कि इसने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको जो शीट का नाम लिखना है, जैसे इम्प्लॉई स्टेटमेंट, अपने कीबोर्ड से टाइप कर देना है कि ये इम्प्लॉई स्टेटमेंट है। तो पहले यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इम्प्लॉई शीट, तो यहाँ से आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और इसी तरह से अगली ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट। अगर आप अपनी शीट को, ये जो आपकी शीट नजर आ रही है, इसको मूव करना चाहते हो किसी दूसरी बुक के अंदर, ये बुक 1 है, ऐसे ही हम एक नई बुक खोल लेते हैं, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम ये ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो ये नई बुक हमने एक ओपन कर ली है। अगर आप चाहते हो इस न्यू बुक के अंदर जो हमारी शीट पड़ी है ये बुक 1, यानी कि ये हमारी अलग बुक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारी बुक 1 है और हमारी एक बुक पड़ी है जो हमने अभी, जिसके अंदर ये डाटा लिखा हुआ है, एक ये है बुक 1, ठीक है। तो ये बुक 1 है, तो ये भी हमारी दूसरे का नाम भी बुक 1 है, तो कंफ्यूजन होगी, इसका नाम हम कुछ और रख लेते हैं। तो ये इसको सेव करते हैं, ये जो हमने नई बुक खोली है इसका नाम हम स्वास्तिक रख के इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो ये हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया स्वास्तिक, ये भी बुक 1 है, यानी कि ये स्वास्तिक बुक है हमारी, और इसके बाद ये हमारी बुक 1 है। तो अगर हम चाहते हैं इस बुक में से, ये हमारी बुक है बेटा, एक्सेल की बुक है, इसमें से अपनी शीट को, ये जो शीट है इम्प्लॉय की, इसको मूव करना चाहते हैं स्वास्तिक बुक में, तो यानी कि दूसरी फाइल के अंदर, एक्सेल की दूसरी फाइल के अंदर, या कॉपी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ भी रहे, वहां भी चली जाए, या फिर यहाँ से मूव कर जाए, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे। पहले आपने इस बुक को ओपन कर लेना है, यानी कि शीट को, जिस शीट को आपने मूव करना है, और जिसमें मूव करना है वो भी हमने ओपन कर ली है। ये देखिए ये स्वास्तिक, जिसमें मूव करना है वो भी ओपन, और जिसमें मूव करना है वो भी ओपन। फॉर्मेट में जाना है और आपने मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी बुक में, टू बुक का मतलब किस में मूव करना है, यहाँ पे आपने स्वास्तिक सेलेक्ट कर लेना है, और ये पूछेगा मूव टू एंड, कहाँ पे मूव करना चाहते हो, शीट 1 के बाद,
या मूव टू एंड में मूव करना है तो कहीं पर भी आप अपनी ये स्वास्तिक बुक के अंदर मूव करके रख सकते हो। अगर आप ओके कर दोगे तो ये मूव हो जाएगा, और अगर आप ये यहाँ पे टिक कर दोगे क्रिएट अ कॉपी तो इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। तो ऐसे हम ये कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ये कॉपी क्रिएट कर दी, अब आप देखोगे वहां पे ये बुक 1 में भी पड़ी है और यहाँ पे ये स्वास्तिक के अंदर भी पड़ी है फाइल। हमने तो बुक 1 में बनाई थी, लेकिन ये स्वास्तिक में भी हमने कॉपी कर दी है। अगर हम मूव कर देते, मूव कॉपी में जाके ये इसको टिक ना करते, क्रिएट टू कॉपी को टिक ना करते, तो वो मूव हो जाती। तो ऐसे हम फाइल को मूव करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अगली कहानी पे चलते हैं। अगली ऑप्शन है, ये देखिए हमारी सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। तो यहाँ से हम फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें कोई सम करना है, फिलहाल हमने तो सम फंक्शन सीखा है, तो हम यहाँ से सम फंक्शन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हमारा माइंड भूल जाता है कि सम फंक्शन क्या था। तो जैसे मान लीजिए आपने ये टोटल लगाना है, इस टोटल को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सम फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये अपने आप सारा डाटा सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसने बीच में कोड को भी सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पे एड्रेस बदल देंगे, ये ऑटोमेटिकली सारा डाटा सिलेक्ट कर लेगा लेफ्ट साइड का। तो हम यहाँ पे बदल देते हैं एड्रेस कि ये कोड को कॉपी ना करे, ये C2 से लेकर F2 तक कॉपी करे, यानी कि अपने आप फार्मूला हमारा यहाँ पे लिखा नजर आ जाएगा। अगले सेल में अप्लाई करते हैं, इसमें जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए फंक्शन इक्वल टू अपने आप लिखा नजर आ गया। बस यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे हम C कर देते हैं कि ये C3 से लेके F3 तक का टोटल करे। तो इसके बाद आपने ड्रैग करके, जैसे मैंने आपको सिखाया था, आपने ये टोटल लगा देना है। ऐसे हम यहाँ से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। बाकी फंक्शन अभी हमने आपको नहीं बताए, आगे चल के बताएंगे तो आपको यूज करना आ जाएगा। अगली ऑप्शन है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। तो ये 4 ऑप्शन इसके अंदर हम करेंगे, ऑप्शन तो आगे भी, लेकिन ये 4 मेन ऑप्शन है। पहले हम इन 4 ऑप्शंस की बात करेंगे। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ये नीचे इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 11th रो के इसने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि जो ऊपर वैल्यू पड़ी है, एक मिनट दोबारा से करेंगे, यहाँ पे ये 10th सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 10th रो को हमने पूरी सिलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं जो 9th रो के अंदर डाटा पड़ा है वो सेम डाटा 10th रो में भी आ जाए। तो अगर जो ऊपर डाटा पड़ा होता है, नीचे हमें सेलों के अंदर सेम डाटा डालना होता है रो वाइज, तो आपने ये डाउन के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउन जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जो डाटा ऊपर पड़ा था वो डाटा नीचे भी आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि जो डाटा आपका ये लेफ्ट साइड पे पड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक कॉलम पहले इंसर्ट करता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारा ये लेफ्ट साइड पे डाटा पड़ा है TA, ठीक है। हम चाहते हैं ये F कॉलम के अंदर सेम डाटा डाल दे, क्योंकि हमने सेम वैल्यू डालनी है। तो आपने F कॉलम को सिलेक्ट करना है। याद रखना है, जिस कॉलम में आपने डालनी है उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और ये राइट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जो डाटा लेफ्ट के अंदर पड़ा था सेम डाटा राइट के अंदर आ जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है। कैसे यूज करते हैं ये आपको पता चला। ऐसे ही अप और डाउन का यूज कर, अप और लेफ्ट का। अगर हम चाहते हैं ये जो F कॉलम है इसके जो राइट में डाटा पड़ा है वो हम F कॉलम में डालना चाहते हैं। जो राइट में जैसे HRA का डाटा पड़ा है वो हमने इस कॉलम F कॉलम में डालना है, यानी कि जो G कॉलम में पड़ा है वो आप डालना चाहते हो तो आपने इस डाउन के अंदर अप यानी कि लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो ये लेफ्ट साइड यानी कि G कॉलम के अंदर डाटा पड़ा है वो आपका आ जाएगा इस F के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो अप का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर ये तरुण गोयल है, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो ये 7th रो है, मैं चाहता हूं जो इसकी 8th रो के अंदर डाटा पड़ा है वो 7th में आ जाए, यानी कि अप का मतलब ये ऊपर डाटा डाल दे जो इसके नीचे पड़ा है। तो आप ये अप का यूज कीजिए, जो डाटा नीचे पड़ा है वो ऊपर रो में आ जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम इस डाउन, राइट, अप और लेफ्ट का यूज करते हैं। अगली ऑप्शन है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो चलिए आइए इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, क्लियर ऑल।
यानी कि ये जो भी आपने डाटा डाला हुआ है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ क्लियर ऑल से क्लियर कर सकते हैं, तो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। और मैंने कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको वापस ले आया हूँ। ये आपको पता है कि कुछ भी हमने किया है कंट्रोल जेड करके हम वापस ला सकते हैं। और आगे है इसी के अंदर क्लियर फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर कुछ कलर अप्लाई किए हैं, जैसे इसको कलर दिया है आपने, इसके अंदर ये कलर भर दिया है, यानी कि आपने अपने अगर इस टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग कर रखी है कुछ, ये देखिए ये टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसे आपने अपने इस टेबल के अंदर या इस स्टेटमेंट के अंदर आपने अगर कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, और अगर आप इस फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हो, आप चाहते हो ये कलर डिलीट हो जाए, ये बोल्ड खत्म हो जाए, ये जो आपने कलर भरा है इन सेलों के अंदर ये चला जाए, तो आपने इस किसके अंदर क्लियर के अंदर जाना है, और इसके अंदर क्लियर फॉर्मेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो डाटा आपका रहेगा, लेकिन जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी क्लियर हो जाएगी। और ऐसे ही आगे ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपने कंटेंट्स लिखे हैं वो आप क्लियर करना चाहते हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ये कलर भर रखा है, ये ऊपर हम ये कलर भर देते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि फॉर्मेटिंग ना जाए, फॉर्मेटिंग रहे, कलर रहे, ये कॉलम के भी कलर रहे, सुनील कुमार लोकेश जैन में जो कलर लिखे हुए हैं और ऊपर जो कलर लिखे हुए हैं इंप्लॉय नेम कोड, ये कलर रहे, लेकिन क्या चला जाए, ये कंटेंट्स चले जाएं। तो ये देखिए कंटेंट्स चले गए हैं, लेकिन जो फॉर्मेटिंग थी वो वही है। तो इस तरीके से हम ये कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग रह जाएगी। ऐसे ही क्लियर कमेंट, अभी इसकी कहानी नहीं डिस्कस कर सकेंगे क्योंकि अभी आपको कमेंट के बारे में नहीं पता। तो ये तीन बातें, क्लियर ऑल का मतलब कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग भी क्लियर, सब कुछ क्लियर। लेकिन अगर आप चाहते हो अकेली फॉर्मेटिंग क्लियर तो, और या फिर क्लियर कंटेंट्स, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो कहानी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ऑप्शन है हमारे पास सॉर्टिंग की। सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, यानी कि अगर हम अपने डाटे को सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं अल्फाबेटिकली ए टू जेड ऑर्डर में या जेड टू ए ऑर्डर में, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने सॉर्ट ए टू जेड किया तो आप देखिए इसने सारे नाम के बेस पे, ये जो पहला कॉलम होगा ये इसके बेस पे सॉर्ट कर देगा, पहले भरत, फिर लोकेश, फिर पवन, रवि, सचिन, और इनका जो डाटा था ये भी साथ में मतलब चला आएगा, यानी कि भरत कुमार का जो डाटा था वो उसके साथ उसका डाटा भी होगा, और लोकेश के साथ जो डाटा था वो उसका डाटा भी उसी के साथ अपने आप मूव कर जाएगा। लेकिन ये जो डाटा है सॉर्ट हुआ है, ये कॉलम पहले कॉलम के बेस पे भरत, लोकेश, पवन, रवि, सचिन, तो ये सॉर्ट हो गए हैं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्ट इसमें जाना है, Z2A पे क्लिक कर देना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हो। और एक इसके अंदर ऑप्शन है कि अगर कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि ये आप नाम के हिसाब से सॉर्ट नहीं करना चाहते, आप ये सैलरी के हिसाब से करना चाहते हो, जिनकी सैलरी ज्यादा है आप चाहते हो सबसे ज्यादा है वो पहले नाम आए उसके बाद दूसरे का, ऐसे आप सॉर्ट करना चाहते हो, तो ये आपने कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करना है। सॉर्ट बाय इसको खोलना है, यहाँ पे आपके सभी के ये वो लिखे होंगे, यानी कि जो फील्ड है वो होंगे यहाँ पे, तो आपने फील्ड सेलेक्ट करना है, किसके बेस पे सॉर्ट करना है, कोड के बेस पे कर सकते हो, सैलरी, डीए, टीए, एचआरए या नेट सैलरी के बेस पे। और ये पूछ रहा है ऑर्डर कि आपने लार्ज से स्मॉल में करना है या स्मॉल टू लार्ज, यानी कि लार्ज वैल्यू पहले फिर स्मॉल वैल्यू। तो ये देखिए इसने ये वैल्यूज के बेस पे सॉर्ट कर दिया है। तो ऐसे ये हम वैल्यूज के बेस पे देख सकते हो, इसने सॉर्ट कर दिया, आप देख सकते हो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और ऐसे ही अगली ऑप्शन है फिल्टर की। फिल्टर का मतलब होता है कि ये आपको आपका जितना भी ये डाटा आपने डाला है ये आपको फिल्टर करके प्रोवाइड करेगा। फिल्टर करके प्रोवाइड करने का मतलब आइए बताता हूं कैसे फिल्टर करेगा। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा है ए, यहाँ पे आपने इसको खोलना है, यहाँ पे छोटे छोटे से आप देख रहे हो ग्रे कलर के आपको छोटे छोटे बॉक्स बन गए हैं, तो ये अलग अलग कॉलम के अंदर बनेंगे, इसको खोलना है। तो अगर आप चाहें इसके अंदर ऑप्शन है सॉर्ट, तो आप ये कॉलम के बेस पे सॉर्ट भी कर सकते हो, ए टू जेड, जेड टू ए। और उसके बाद नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट फिल्टर। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट फिल्टर का मतलब इसमें से मुझे कौन सा डाटा चाहिए,
फिल्टर का मतलब होता है कि इसमें से छान के ही आपको थोड़ा सा डाटा देगा जो आपको जरूरी चाहिए। तो आपने टेक्स्ट फिल्टर के अंदर जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है कि जो भी आपको डाटा चाहिए वो आपको किस तरह से चाहिए, फिल्टर कैसे करना है आपने। जैसे मुझे इक्वल्स, या आप इक्वल्स देख सकते हो बिगिनिंग विद, जैसे मैं बिगिनिंग विद दे देता हूं तो आपको एक बार बताता हूं। आपने बिगिनिंग विद को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि जिनका एस नाम से वर्ड स्टार्ट होता है, जिन एम्प्लॉइज का नाम एस से स्टार्ट होता है मुझे वही डाटा देखना है। तो आप एस लिखकर ओके कर दीजिए। तो ये देखिए जिनका नाम एस से स्टार्ट होता होगा वही डाटा स्क्रीन पे नजर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है फिल्टर कमांड। तो आप किसी भी कॉलम के बेस पे फिल्टर कर सकते हो। तो अगर आप इस फिल्टर के ऊपर, ये देखिए हमें पता भी चल जाएगा, इस फिल्टर के ऊपर ये बॉक्स सा बना आ गया है फिल्टर का, तो पता चल जाएगा हमने इसके ऊपर फिल्टर लगाया है। अगर आप इसी को दोबारा खोलोगे और अगर आप ये क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी सारी वैल्यूज वापस आ जाएंगी। यानी कि फिल्टर क्या करता है, जो वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं वो आपके इस डाटे में से निकाल के देता है। आप अगर चाहें कोड के बेस पे भी फिल्टर कर सकते हो। नंबर फिल्टर करेगा ये कि जिनके कोड ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, तो आप वो लेकर आ सकते हो कोड। जैसे कि मैं दे देता हूं ग्रेटर देन, तो मैंने कहा जिनके कोड 1003 से अबव है, इज ग्रेटर देन का मतलब 1003 से अबव है, उनका डाटा आपको नजर आए। तो ये उनका डाटा आपको नजर आ रहा है और इसके ऊपर ये फिल्टर का सिंबल बनाएगा। और अगर आप चाहें इस फिल्टर के सिंबल पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन है क्लियर फिल्टर फ्रॉम कोड, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये फिल्टर रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, मेरे ख्याल से आपको फिल्टर की कहानी समझ में आई। ऐसे आप अपने डाटे को फिल्टर करके जो आपको डाटा चाहिए वो डाटा आप इस फिल्टर कमांड के जरिए इस अपने डाटे में से निकाल सकते हो। यानी कि उतना ही डाटा नजर आएगा जितना आप फिल्टर करना चाहते हो। तो अगली ऑप्शन पे चलते हैं। अगली ऑप्शन है फाइंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर यहीं तक थी कहानी फिल्टर। अगली ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर फाइंड रिप्लेस गो टू। तो ये आज की हमारी इस लेक्चर की फाइंड रिप्लेस गो टू की ऑप्शंस रहेंगी। और जो बाकी ऑप्शंस हैं ये मैं आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर बताऊंगा, आने वाले टॉपिक्स के अंदर बताऊंगा। फिलहाल इस टॉपिक के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे फाइंड, रिप्लेस और गो टू की। तो फाइंड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको कुछ फाइंड करना है अपने इस डाटे के अंदर, जैसे ये देखिए मैं इन एम्प्लॉइज में से किसी एम्प्लॉय की डिटेल निकालना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे पवन कुमार की डिटेल निकालनी है, मुझे ये बहुत बड़ी शीट है, ठीक है, मान के चलते हैं बहुत बड़ी शीट है, इसमें मुझे पवन कुमार की शीट डाटा निकालना है। तो आपने ये कॉलम में रख लीजिए, यहाँ पे पहले कॉलम में आप कर्सर रखोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने वो वर्ड लिख देना है जो आप फाइंड करना चाहते हो। बहुत आसान सी कमांड है फाइंड। तो आपने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो जहां भी पवन कुमार लिखा होगा तो वो वहां पे आपका डायरेक्टली कर्सर जो है जंप करके चला जाएगा, ऑटोमेटिकली कर्सर जंप करके उस सेल के ऊपर चला जाएगा जहां पे फाइंड, मतलब जो भी वर्ड आपने फाइंड में डाला है। तो कोई भी आप वर्ड फाइंड में डाल के फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मुझे कोई नंबर फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 9600। तो अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे तो इस शीट के अंदर जहां भी 9600 लिखा होगा वो सारे फाइंड कर देगा, ठीक है। और अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डाटा यू आर सर्चिंग, क्योंकि हमारा जो बेटा ये इसलिए फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये जो कर्सर है वहां पे रखना पड़ेगा जिस कॉलम के अंदर हमने सर्च करना है। तो ये पहले हम अपना कर्सर रख लेते हैं इस एच कॉलम के अंदर, फिर हम फाइंड पे जाएंगे 9600, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि शायद हमने कोई वैल्यू, यहाँ पे 9600 वैल्यू है हमारी, ये हमारी वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहा, लेकिन ये फाइंड करेगा रो वाइज। और बेटा इसकी एक खासियत है कि जब ये फाइंड करता है तो ये रो वाइज फाइंड करता है, ऐसे ये रो वाइज फाइंड कर रहा है। तो इसको वैसे फाइंड करना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं ये फाइंड क्यों नहीं कर रहा वैल्यू को। विद इन शीट बाय रो लुक इन फॉर्मूला, तो ऐसा इसको फाइंड करना चाहिए इस वैल्यू को, तो ये फाइंड नहीं कर रहा। तो चलिए एनीवे मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि ये मैंने वैल्यू डाली फाइंड नहीं की, आप करके देखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये फाइंड नहीं कर रहा। तो ये देखिए इसने कर दी, अच्छा वहां पे फॉर्मूला लगा हुआ था,
ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला लगा हुआ था, ये टोटल जो 9600 हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो जो वैल्यू हमने एंटर की है ये उन्हीं को फाइंड करेगा। ठीक है, ये जिनके जिनके ऊपर हमने वैल्यूज पुट की हैं ये उन्हीं को फाइंड करता है। जैसे ये देखिए, अब मैंने ये 12,000 लिख दिया, तो अब इसने 12,000 को फाइंड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000, कि जहां भी 10,000 लिखा हुआ है फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए, ये फाइंड ऑल पे क्लिक करते ही आपको नीचे दिखाएगा भी, ये नीचे आपको दिखा रहा है कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ पड़ी है। ये आपकी बुक का नाम और ये आपकी शीट का नाम, और ये आपको बता रहा है कौन सा सेल है, C7 के अंदर ये वैल्यू पड़ी है 10,000। तो अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके इस लिस्ट के अंदर वो सारे नाम आ जाएंगे जहां पे भी सेल का एड्रेस, शीट का नाम, बुक जहां पे ये वैल्यू पड़ी होगी इस शीट के अंदर, उसका एड्रेस आपको यहां से पता चल जाएगा। जहां जैसे ये C7 लिखा हुआ है, तो आप देखिए इस C7 के अंदर आपकी ये वैल्यू पड़ी है। तो जैसे मैं आपको एक और वैल्यू डाल के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। 1000, हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी शीट में जहां भी 1000 लिखा हुआ है, जैसे ये एम्प्लॉय स्टेटमेंट में E4 पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखिए E4 के ऊपर लिखा हुआ है 1000, D5 के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए D5 के ऊपर लिखा हुआ है 1000, तो ये आपकी वैल्यूज को फाइंड कर देगा जहां जहां पे भी आपकी शीट के अंदर 1000 वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ये 1000 हो या 1000 से ज्यादा हो, ठीक है, ये जीरोस देखेगा 1000, यानी कि अगर इसको 1000 मिल गया, चाहे वो 10,000 हो, 10,000 में भी ये देखिए 1000, चार करेक्टर ये चेक करेगा, अगर है तो ये इसका एड्रेस भी आपको साथ में देगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फाइंड पे क्लिक किया, अगर आपने 1000 लिखा, तो अगर आपकी इसमें 10,000 वैल्यू हो, 1 लाख वैल्यू हो, उसको भी ये फाइंड आउट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 10,000 को फाइंड ना करे, आप चाहते हो ये सिर्फ 1000 को फाइंड करे, तो आपने ये जो ऑप्शन बटन है, ये ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन बटन के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगी मैच केस, आपने इस मैच केस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैच केस पे क्लिक करोगे, तो अब ये 10,000 1 लाख को नहीं फाइंड आउट करेगा। अगर आप ये मैच केस नहीं करते, तो अगर 10,000 होगा उसको भी फाइंड कर देगा, ये देख सकते हो नीचे 10,000 को भी फाइंड किया, क्योंकि 10,000 में पहले चार करेक्टर क्या है 1000, यानी कि 1000 है, तो ये फाइंड आउट कर देगा। लेकिन अगर आप इस मैच केस पे क्लिक करके फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे, अब फाइंड नहीं करेगा। मैच केस का मतलब जितनी वैल्यू आपने यहाँ लिखी है, अगर उतनी ही वैल्यू लिखी होगी, इससे ज्यादा होगी, तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा। अब देखिए, आप चेक कर सकते हो, तो ये अब अगर आप फाइंड पे क्लिक करोगे, तो अब ये हमने लिख दिया मैच केस, और उसके बाद आपने इसको भी सिलेक्ट करना है बेटा, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। मैच केस से क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना। मैच केस से ये होता है कि अगर इस फाइंड के अंदर हम कोई भी वैल्यू, जैसे हमने सचिन लिखा, अगर हमने इसमें सचिन एस कैपिटल लेटर में लिखा है, तो ये यहाँ भी कैपिटल लेटर में फाइंड करेगा। अगर हमने यहाँ पे एस स्मॉल लेटर में लिखा है, यहाँ भी स्मॉल लेटर में देखेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मैच अनटिक किया, तो ये यहाँ पे लिखा है सचिन, तो अब ये नहीं देखेगा कि आपने एस कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में, तो ये सचिन वर्ड देखेगा तो फाइंड कर देगा। तो ये मैच केस का मतलब होता है। लेकिन ये होता है मेन मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, यानी कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालते हो 1000, ठीक है, और आपने इस केस में ये सिलेक्ट करना है मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, यानी कि अब ये कंटेंट दिखेगा आपका 1000 है, तो यहां भी 1000 लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 10,000 लिख दोगे, तो नीचे भी 10,000 लिखा होना चाहिए। अगर आप ये मैच कंटेंट्स नहीं दोगे, तो अगर यहाँ 1000 है, तो अगर ये 10,000 है, इसमें भी लिखा हुआ है 1000, यानी कि 1000, ये इसको भी फाइंड आउट कर देगा। तो आप मैच केस की जगह ये मैच एंटायर सेल कंटेंट्स का यूज करें जब आप वैल्यू डालते हो, कि जितनी वैल्यू आपने इसमें डाली है उस वैल्यू को ही फाइंड करे। तो अब आपने फाइंड ऑल पे क्लिक करना है, तो अब आप देखोगे जहां जहां पे आपने 1000 लिखा है उसी को फाइंड करेगा, बाकी वैल्यूज को फाइंड नहीं करेगा। तो कहानी समझ में आई। मैच केस के अंदर अगर आप टिक करोगे, अगर आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे,
स्वास्तिक जैसे मैंने लिख दिया, या जैसे मैंने लिख दिया रवि, तो अगर मैंने यहाँ पे रवि कुमार लिखा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रवि कुमार आर स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर पे कैपिटल में है, तो ये फाइंड नहीं करेगा क्योंकि मैंने मैच केस दिया है। मैच केस का मतलब यहाँ पे कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा है, तो यहाँ भी स्मॉल लिखा होना चाहिए रवि कुमार में। ठीक है, तो कहानी क्लियर है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिलहाल मैच केस एंटायर कंटेंट्स को फॉलो करिए। ये थोड़ी सी डिटेल में हम डीप में चले गए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए इसकी बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आगे ऑप्शन है रिप्लेस की। आगे ऑप्शन है रिप्लेस की। अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि आप पुराना वर्ड यहाँ पे डालिए फाइंड वर्ड में और यहाँ पे नया वर्ड डाल सकते हो। जैसे ये रवि कुमार है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रवि कुमार का नाम, पुराना जो नाम है रवि कुमार, अब इसका नया नाम हो गया है रवि सिंगला। तो ये हम फाइंड करना चाहते हैं, ये रवि कुमार फाइंड करे और रिप्लेस कर दे। जहां भी ये रवि कुमार है उसको रवि सिंगला से रिप्लेस करते, तो आपने पहले फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करेगा पहले, ये देखिए इसने फाइंड कर लिया रवि कुमार। उसके बाद अगर आप चाहे रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए उसने यहाँ पे नाम कर दिया है रवि सिंगला। तो इस तरीके से हम ये नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे, जहां भी आपने रवि सिंगला नाम इस शीट के अंदर लिखा होगा, यानी कि रवि कुमार लिखा होगा, उसका नाम रवि सिंगला में सभी को वो रिप्लेस कर देगा। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिए और उसके बाद रिप्लेस करते रहिए, तो वो रिप्लेस करता रहेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे 1000 वैल्यू डाल देता हूं, मुझे 1000 वैल्यू को 1500 से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, जहां भी 1000 लिखा हुआ है वहां पे 1500 लिखा नजर आ जाएगा। ठीक है, वहां पे ये 1500 लिख देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे अकॉर्डिंगली चेंज करे, जहां मैं 1000 का 1500 करना चाहता हूं वहीं पे करे, तो आपने पहले फाइंड पे करना है क्लिक, तो ये फाइंड कर लेगा। तो ये देखिए इसने ये 1000 व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, ये फाइंड कर लिया। अगर आप इसकी वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए और अब ये अगले फाइंड पे चला गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये अगले फाइंड पे, अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये उसको छोड़ देगा और अगले फाइंड पे चला जाएगा। यानी कि जो आपने ये लास्ट फाइंड के ऊपर गया था, आपने इसको रिप्लेस नहीं किया, आपने फाइंड नेक्स्ट दे दिया, तो वो अगले फाइंड के ऊपर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई। ऐसे ही अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसने इसको 1500 कर दिया है, इसको देखिए ये इसने इसको 1500 कर दिया है। आगे चलते हैं, ये फाइंड नेक्स्ट करेगा, तो ये देखिए अब इस फाइंड नेक्स्ट यानी कि 1000 पे आ गया है। अगर आप इस तरीके से चलते जाओगे, जिसको रिप्लेस करना है रिप्लेस कर दीजिए, जिसको नहीं करना फाइंड नेक्स्ट पे कर दीजिए। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जहां जहां भी 1000 होगा उसको वो 1500 बना देगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्लेस करना चाहते हैं। और अगली ऑप्शन है गो टू की। ये अगली ऑप्शन है गो टू की, ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन के ऊपर। गो टू के अंदर अगर आप ये नीचे देख रहे हो, ये आपसे पूछ रहा है रेफरेंस। यहाँ पे आप अगर किसी सेल का नंबर डालोगे तो आपको ये जंप करके उस सेल के ऊपर ले जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ D15, तो यहाँ पे D15 लिखकर, यानी कि मुझे D कॉलम और 15 रो पे जाना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपका कर्सर इस समय D कॉलम पे है और 15 रो के ऊपर है। तो आप ऐसे अपने क्या कर सकते हैं, अपने सेल को यानी कि अपने किसी भी कर्सर को अपने किसी भी सेल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर है कैसे आप ये किसी भी सेल के ऊपर अपनी वैल्यू को लेकर जा सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन, क्लियर गो टू में जाना है और यहाँ पे आपने किसी भी सेल का एड्रेस, जैसे आपको A4 पे जाना है, ए कॉलम और 4 रो पे, तो ये देखिए इस टाइम आपका कर्सर सुनील कुमार ये ए कॉलम है और 4th रो है, तो वहां पे आपका चला गया है। आप ऐसे फाइंड के अंदर फाइंड रिप्लेस गो टू का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारी रह गई है कंडीशन की।
तो अब हम ये लास्ट ऑप्शन इस होम टैब की स्टडी करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अब हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो आपने इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ बड़े ध्यान से देखना है ताकि मैं आपको इसकी डिटेल में बातें बता सकूं कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है आइए समझाता हूं। जैसे अभी आप देखिए, मान लीजिए मुझे ये जो वैल्यूज हैं इनकी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि मान लीजिए मुझे इनका कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ से इनके कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट कलर, ये यहाँ से ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, इनका कलर चेंज हो गया। अगर मैं इनके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ सेल के अंदर, तो इनके अंदर कलर भी फिल कर सकता हूँ। तो जितने सेल मैंने सिलेक्ट किए हैं, ध्यान देने वाली बात है, जितने मैंने सेल सिलेक्ट किए हैं सभी का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, मैं इस फॉर्मेटिंग को खत्म कर देता हूं। हम फॉर्मेटिंग इसके अंदर चलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर ये फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। मैंने ये जो सेल सिलेक्ट किए हैं, मैं चाहता हूं ये सभी सेलों के अंदर फॉर्मेटिंग ना करे, ये सभी सेलों के कलर ना चेंज करे, सभी सेलों के अंदर कलर ना करे, यानी कि ये सेल के अंदर कलर ना भरे। तो मैं चाहता हूं, मैं कंडीशन दूंगा उसके बेस पे ये इनके अंदर फॉर्मेटिंग करे, तब हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे, यहां से कहीं से भी कोई भी फॉर्मेटिंग करते रहेंगे, कलर या आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है, बीच में कलर भरना है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो ये सभी के ऊपर अप्लाई करेगा। मुझे सभी के ऊपर अप्लाई नहीं करना, मुझे अप्लाई करना है कुछ सेलों के ऊपर। आप कहोगे सर उन सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन नहीं, मैं उन सेलों के ऊपर करना चाहता हूं। मेरी कंडीशन है कि जिनकी वैल्यूज 10,000 से कम है, मैंने ये जो सेल सिलेक्ट किए हैं जिनकी वैल्यू 10,000 से कम है, सिर्फ उनको कलर करे। तो आपने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। नाम से पता चल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि हम कंडीशन देंगे उसके बेस पे ये उनकी फॉर्मेटिंग करेगा। उसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सभी के बारे में बताऊंगा। हाईलाइट सेल, यानी कि ये सेल को हाईलाइट कर देगा अगर हम इस पहली ऑप्शन का यूज करेंगे। आगे ये हमें पूछ रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया लेस देन, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपने वैल्यू डाल देनी है 10,000, यानी कि लेस देन 10,000। ऊपर पढ़िए, फॉर्मेट सेल दैट आर लेस देन 10,000। ये उन्हीं सेलों को फॉर्मेट करेगा जिनकी वैल्यू 10,000 से कम है। ये देखिए इसने कर दिया है, नीचे देखिए ये वैल्यूज जो 10,000 से कम है उनको ये फॉर्मेट करेगा। क्या किया इसने, उनके अंदर कलर भर दिया और उनके सेल के अंदर कलर भरा है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। अगर आप इसको खोलोगे तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हो कि येलो कलर फिल करे और टेक्स्ट का कलर कौन सा रखे, ग्रीन कलर फिल करे और टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दे। यहां से आप लाइट रेड फिल करे, ये भी कर सकते हो, या रेड टेक्स्ट करे, टेक्स्ट को रेड कर दे और आपने ओके कर देना है। तो अब आप देखिए उसने सभी सेलों को रेड नहीं किया, मैंने सिलेक्ट सभी किए थे, लेकिन मैंने कंडीशन दी थी कंडीशन के अंदर कि जिनकी वैल्यू 10,000 से कम है उनको ही फॉर्मेट करे, उन्हीं की वैल्यू को चेंज करे, उन्हीं का कलर चेंज करे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। तो आप कोई भी इसमें कंडीशन दे सकते हो, ये एक तरह की कंडीशन है। ग्रेटर देन दे सकते हो, लेस देन, बिटवीन दे सकते हो। बिटवीन का मतलब कि जिनकी वैल्यू मान लेते हैं 15,000 से लेकर 10,000 के बीच में है, उनकी वैल्यूज को ये उनके कलर चेंज करे। तो ये देखिए जिनकी वैल्यू 10,000 और 15,000 के बीच में है, यहाँ पे पहले आप 10,000 लिखिए, पहले 10,000 यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हम 15,000 के बीच में जो वैल्यूज है उनके कलर ये चेंज करे। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है कलर्स चेंज करने के अंदर, आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हो। अगर आप कस्टम फॉर्मेट में जाओगे तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन कर देगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फॉर्मेट करना क्या है। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि जिनकी वैल्यूज यानी कि
10,000 और 15,000 के बीच में है उनके कलर, ये 10,000 और 15 के बीच में है उनका कलर। देखिए इसने कितना कौन सा कर दिया, रेड। ओनली एक ही वैल्यू है जो 10,000 और 15,000 के बीच में है, 13,500। इसने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो आप ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एप्लीकेशन कर सकते हो। वैसे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बातें हैं, लेकिन ये मैं आपको आगे चल के एक और नई वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जो होंगी माइंड रीलोड प्लस, उसके अंदर आपको और इनकी बातें बताऊंगा। तो ये बेसिक की बातें चल रही हैं, तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। तो ये बस आपको पता चला इस कहानी के अंदर कि हम कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन जो होगी उसके बेस पे उनका कलर चेंज करेगा, उनको डार्क करेगा, उनको लाइट करेगा। तो अप्लाई करके देखिए तो आपको कहानी सारी समझ में आएगी। तो यहाँ पर आकर हमारी होम टैब की ऑलमोस्ट ऑप्शन जो थी हमने कवर कर ली हैं। स्टार्टिंग में ये कुछ ऑप्शन पड़ी हैं, इनको भी देख लीजिए। कट कॉपी पेस्ट, ये तो आपको पता होगा, वर्ड के अंदर हमने पढ़ा है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, ऐसे ये कर्सर बन जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा और ये कट करके आपसे पूछेगा कहाँ रखना है। वहां पे आप अपना कर्सर रखिए, वहां पे आप ये पेस्ट में जाइए, वहां पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू कट कर गई है, यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो अगर मैं चाहता हूं इस वैल्यू को कॉपी करना, तो आप कॉपी कर सकते हो। ये देखिए ऐसे आपका जैसे ही कॉपी करोगे ये बॉक्स ऐसे आपका हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो उस सेल में आपने अपना कर्सर रखना है और पेस्ट के अंदर जाके पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो वैल्यू वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और कट पेस्ट का यूज भी कर सकते हो। तो ये कहानी आपने ध्यान रखनी है। बाकी और भी कुछ बातें हैं इनके अंदर जो हम और डिटेल में जान सकते हैं, लेकिन इस रीलोड माइंड के अंदर इस होम टैब के बारे में हम इतना ही रखेंगे और अगले पार्ट के अंदर हम इंसर्ट की बात करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में आगे के मेन्यूज की बात करेंगे। तो एक और बात याद रखनी है कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो आप कोई पुराना वर्जन करवा रहे हो एक्सेल का, आजकल तो 2017 आ गया है, 16 आ गया है, तो वो देखने में आपको अलग नजर आएंगे, लेकिन सभी की कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूले यही है, सेम विंडो है। बस दो दो चार चार आप कह सकते हो, थोड़ी बहुत नई ऑप्शंस ऐड हो जाती हैं कई बार। तो वो ऑप्शंस भी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको जब रीलोड प्लस की बात बताऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन मोस्टली 90% आपको यही ऑप्शन मिलेंगे जब आप कोई भी वर्जन देखोगे। जितने भी 2007 है, 2010 है, 2013 है, सभी के अंदर यही आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगी। तो इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस इल्यूजन में नहीं पड़ना कि ये तो आप सर तो पुराना कोई वर्जन करवा रहे हैं। ऑप्शन सेम होंगी, आप खोल के देख लीजिए, 13 खोलिए, 17 खोलिए, 2010 खोलिए, सभी के अंदर सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगी। और क्योंकि ये ऑप्शन सेम है तो आपको ये ऑप्शन सीखनी है। चला आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है, तो बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर।